वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमएससी प्रीवियस ईयर की एलजेब्रा की का हमारा पेपर चलता है, तो उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो एलजेब्रा की आज की हमारी क्लास रहेगी, पूरी तरह से बेसिक क्लास रहेगी। एलजेब्रा में क्या क्या प्रतीक चिन्ह होंगे, जो एलजेब्रा का टॉपिक है, यदि आप आगे जैसे नेट की तैयारी वगैरह करते हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलजेब्रा के सवाल आपको नेट वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। और ये एलजेब्रा में आपको इसको कैसे, इसके सवाल कैसे आते हैं और उसको इसमें प्रतीक चिन्हों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो एलजेब्रा का टॉपिक था वो बीएससी में भी था, लेकिन बीएससी से एमएससी थोड़ा और हायर एजुकेशन में एलजेब्रा और थोड़ी बहुत डिफरेंस है, मतलब थोड़ी बहुत भिन्न है। तो मैं आपको एलजेब्रा के बारे में आज जो भी बेसिक होता है, तो आज पूरी तरह से बेसिक को हम बताएंगे। जैसे हम आप सिमिलर सेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इक्विवेलेंट सेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सब कुछ जो इसके 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से जो प्रतीक चिन्ह वगैरह प्रत्येक टॉपिक में काम आते हैं, तो वो प्रतीक चिन्ह वगैरह हम आज की क्लास में सभी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें देखें कि आज पहला देखें कि सेट क्या होता है। वो सेट का मतलब होता है समुच्चय। सेट का मतलब होता है समुच्चय। तो समुच्चय को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय होता है सभी वस्तुओं का कलेक्शन। सभी वस्तुओं का कलेक्शन सेट होता है। सभी वस्तुओं का कलेक्शन एकत्रित करना वो सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय को हम किस तरह से लिखेंगे? A well defined collection of things are called set। सभी वस्तुओं का समुच्चय, सभी वस्तुओं का कलेक्शन समुच्चय कहलाता है। इस परिभाषा का मतलब है सभी वस्तुओं का कलेक्शन। सभी वस्तुओं का कलेक्शन हम क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में जो संख्या होती है वो अस्पष्ट होनी चाहिए, जो अस्पष्ट हो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे सभी प्रकार के डेंजरस एनिमल्स ले लेते हैं, सभी प्रकार के डेंजरस एनिमल। तो एनिमल समझ लेते हैं, जैसे कुत्ता। तो कुत्ता क्या डेंजरस एनिमल में आता है क्या? तो ये क्या है कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये सवाल डेंजरस एनिमल में कुत्ता आता है या नहीं आता है। तो कई स्टूडेंट बोलेंगे कि डेंजरस एनिमल में कुत्ता नहीं आता है, कई बोलेंगे कि डेंजरस एनिमल में कुत्ता आता है। तो क्या ये सेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? जैसे ले लेते डेंजरस एनिमल। क्या डेंजरस एनिमल सेट में आता है क्या? नहीं, डेंजरस एनिमल, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि डेंजरस एनिमल में कौन कौन से, हम यदि क्लास में बच्चों से सवाल करें कि डेंजरस एनिमल के नाम लिखो, यदि किसी स्टूडेंट्स ने कुत्ता को लिखा कि कुत्ता डेंजरस एनिमल में आता है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि डेंजरस एनिमल में कुत्ता नहीं आता है। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे अस्पष्ट नहीं है कि कुत्ता डेंजरस एनिमल में आता है या नहीं आता है, यह अस्पष्ट नहीं है। तो क्या ये सेट में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अस्पष्ट नहीं है। क्योंकि जो भी समुच्चय लेंगे हम, वो स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी किसी भी वस्तुओं का हम समुच्चय लेंगे वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेंजरस एनिमल, ये डेंजर से, जैसे एग्जांपल लिया हमने कुत्ता, डॉग डेंजरस एनिमल में आता है क्या? नहीं आता है। या कई स्टूडेंट बोलेंगे कि आता है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन इसलिए ये सेट में नहीं आएगा। जैसे हम कक्षा में हैं और एक एग्जांपल लेता, जैसे हम कक्षा में हैं और मैंने बोल दिया कि सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन करो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन करो, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मंच पे बुलाओ। तो क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम इंटेलिजेंट कुछ बच्चों को हम चुनेंगे कि ये बच्चे स्टूडेंट हैं, ये बच्चे क्या इंटेलिजेंट हैं, तो कई स्टूडेंट विरोध करेंगे कि ये इंटेलिजेंट कैसे हुए, और कई ऐसे बोलेंगे कि क्या हम इंटेलिजेंट नहीं है क्या? तो हम इंटेलिजेंट बच्चों का भी कलेक्शन नहीं कर सकते।
इंटेलिजेंट कलेक्शन, क्या इंटेलिजेंट बच्चों का कलेक्शन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो क्या डेंजरस एनिमल, ये भी सेट में नहीं आएगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन, ये भी नहीं आएगा सेट में। तो सेट में आएगा क्या? यदि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 10th में 60 या 60+ मार्क्स है, तो वह स्टूडेंट एक तरफ एकत्रित हो जाओ, तो क्या इनका कलेक्शन कर सकते हैं क्या? जैसे कंडीशन ले लिया 10th में 60 या फिर 60+ या फिर क्या 60+ के स्टूडेंट का कलेक्शन करना है, तो क्या ये इसका कलेक्शन कर सकते हैं क्या? हाँ, इसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सेट को प्रदर्शित किस तरह से करते हैं, ये देखना कि सेट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, सेट को हमें कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ABCD E और F, इस तरह से सेट को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। सेट को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित नहीं करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम समुच्चय को लिखते कैसे हैं, तो समुच्चय को हमें लिखना है तो हम समुच्चय को कैसे लिखेंगे? A इक्वल टू जैसे ये A क्या हो गया? A तो सेट हो गया, और इसको हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हमेशा मंझला कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ABC और D, तो यहाँ पे A क्या हो गया? A तो हमारे पास ये तो सेट हो गया, ये तो सेट हो गया, और इसे किस से प्रदर्शित, जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जो ये एलिमेंट है उसे स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या? ये एलिमेंट है, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो सेट होते हैं उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और सेट और एलिमेंट को हमेशा मंझला कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। इस बात को भी विशेष ध्यान रखना। और ये क्या है? ये स्मॉल लेटर में, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं इस तरह से एक और ले लेता हूँ, जैसे B इक्वल टू एक सेट ले लिया मंझला कोष्ठक में EFG और H, इस तरह से मैंने ले लिया EFGH, ये ले लिया। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे A किस में आ रहा है? A में आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? A बिलोंग्स टू A, ऐसे लिख पाता हूँ। A बिलोंग्स टू A, ये A किस में है? सेट A में है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? A बिलोंग्स टू A लिखूँगा। ये B A में है तो B बिलोंग्स टू A, इस तरह से लिखेंगे। C A में है तो C बिलोंग्स टू A, इस तरह से लिखेंगे। D A में है तो D बिलोंग्स टू A, इस तरह से लिखेंगे। यदि इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखूँगा? इसको लिखना E किस में है? E किस में है? B में है, तो क्या लिखूँगा? E बिलोंग टू B, जी लिखूँगा। F B में है तो F बिलोंग टू B लिखूँगा। G B में है तो G बिलोंग टू B लिखूँगा। H B में है तो H बिलोंग टू B लिखूँगा। यदि अब क्या है कि ABCD, ये एक जो कैपिटल A है ये एक सेट है, दूसरा B ये सेट है। तो अब मैं जो A है वो B में तो है नहीं, A है वो B में नहीं है, तो मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूँगा? A डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जो A है वो A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? A डज नॉट बिलोंग टू B, B है तो B डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B, और C डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B, और D डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो इस तरह से ये A में ABCD ये एलिमेंट है वो A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो B में नहीं होने पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? A डज नॉट बिलोंग टू B, B डज नॉट बिलोंग टू B, C डज नॉट बिलोंग टू B, और D डज नॉट बिलोंग टू B, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब EFGH ये B में तो है लेकिन A में नहीं है, तो इसे प्रदर्शित करना है तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? E डज नॉट बिलोंग्स टू A, जो E है वो B में तो है लेकिन A में नहीं है, तो E डज नॉट बिलोंग्स टू A। F डज नॉट बिलोंग्स टू F डज नॉट बिलोंग टू A, G डज नॉट बिलोंग्स टू A, और H डज नॉट बिलोंग्स टू A, H है वो A में नहीं है तो H डज नॉट बिलोंग टू A। तो इस टाइप से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे हम BSc में पढ़ते थे तो जो रियल नंबर होते थे, नेचुरल नंबर होते थे और रेशनल नंबर होते थे, इंटीजर नंबर होते थे, तो उनको क्या कि
लिखा जाता था। अब एग्जाम में क्या एमएससी में लिखा तो जाता है नहीं, एमएससी में सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं वो देखिए। जैसे एमएससी में दे दिया जाता है, एक सेट दे दिया जाता है, ए इक्वल टू मजला कोष्टक एक्स सच डेट एक्स इज रियल नंबर, इस तरह से लिया जाता है। तो क्या एक्स है वो जो एक्स है वो इस एक्स का रियल नंबर है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो ये हम कैसे करेंगे, जो रियल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको पता करना है। रियल नंबर होते हैं वो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होते हैं। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, ये आपको याद होना चाहिए। जो रियल नंबर आपको एग्जाम में सवाल ऐसे दे दिया जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर लिख के नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे दे दिया जाएगी कि एस इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज रियल नंबर। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो रियल नंबर होता है वो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होता है। यदि इसकी जगह रियल नंबर की जगह दिया होता, नेचुरल नंबर दिया होता, तो आप कैसे करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, ये देखिए कि नेचुरल नंबर ए इक्वल टू दिया होता कि एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर, ये दिया होता। तो नेचुरल नंबर दिया हुआ होता है, तब क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और रियल नंबर प्लस इन्फिनेटिव से ये माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक के जो भी नंबर आते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या होती है, जो पॉजिटिव संख्या है, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रियल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं। सेट में रियल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर को आर से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर्स को आर से प्रदर्शित करते हैं। और रियल नंबर के बाद नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं, और रेशनल नंबर्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, रेशनल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इंटीजर नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर नंबर को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो रियल नंबर को आर से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से प्रदर्शित करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इंटीजर नंबर को आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि नेचुरल नंबर का एक आध में सवाल आपको दे दूं तो आप कर लोगे। चलो एक सवाल करके देखते हैं, यदि दे दिया जाए कि ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दे दिया जाए एक्स इज नेचुरल नंबर। तो इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर होती है, जो गिनती की जो संख्या होती है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। तो ये सवाल दे दिया जाता है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप कैसे करोगे, जो दिया है वो उसको एक बार तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी, अब क्या माइनस नेचुरल नंबर में आता है क्या, नहीं, माइनस तो आता है नहीं। जो गिनती की संख्या आती है वो नेचुरल नंबर में आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -2 और +2 ये हो जाएगा, या फिर ए इक्वल टू
प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन दोनों में से कौन सा होगा? ये राइट है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है। क्या माइनस नेचुरल नंबर में आता है? क्या नहीं आता है। तो माइनस नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो माइनस नहीं आता है तो ये माइनस की संख्या नहीं लिखी जाएगी, ये प्लस का 2 ही लिखा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया और ये इसका गलत आंसर आ गया। तो नेचुरल नंबर पूछा था, नेचुरल नंबर में 2 प्लस की संख्या होती है, वही नेचुरल नंबर में आती है। तो ये इसका आंसर आ गया। यदि नेचुरल नंबर की जगह आपको दिया होता रियल नंबर दिया होता तो क्या आंसर होता? रियल नंबर दिया होता तो क्या आंसर होता? जैसे आपको सवाल दे दिया जाए कि a इक्वल टू, इसी सवाल को मैं वापस लिख रहा हूँ, x सच डेट x² - 4 इक्वल टू 0, x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, ये दिया होता है, तब आप कैसे करोगे? रियल नंबर में कौन सी संख्या होती है? जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव की जो संख्या होती है वो रियल नंबर में आती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? जो एक बार तो इसको सॉल्व करो, क्या इक्वेशन दे रखी है? x² - 4 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-2 हो जाएगा, +-2। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे रियल नंबर कौन से होते हैं? जो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव की संख्या होती है वो रियल नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे तो -2 भी आएगा और प्लस का 2 भी आएगा, तो ये दोनों संख्या लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया और इसका आंसर ये आ गया। तो ये रियल नंबर में प्लस इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव की संख्या आती है, तो प्लस माइनस दोनों लिखे जाएंगे, और जो नेचुरल नंबर में ओनली फॉर पॉजिटिव संख्या लिखी जाएगी, ओनली फॉर पॉजिटिव संख्या लिखी जाएगी। यदि होता इसकी जगह रेशनल नंबर आता तो इसका आंसर क्या आता? रेशनल नंबर इसकी जगह होता तो इसका आंसर क्या होता? यदि इसकी जगह होता रेशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लो, इसी को मैं ले लेता हूँ, a इक्वल टू x सच डेट x² - 4 इक्वल टू 0, x इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ऐसे दिया होता तो इसका आंसर क्या होता? तो इसको पहले तो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x² - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या +-2 दोनों लिखेंगे? हाँ, +-2 दोनों लिखेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 और प्लस का 2, तो ये इसका राइट आंसर है। अब रेशनल नंबर होगा या नहीं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे रेशनल नंबर। -2 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, +2 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर का राइट आंसर है। अब अपन देखते हैं कि सिमिलर सेट क्या होते हैं। अब सेट के बारे में देख लेते हैं कि सिमिलर सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, तो ये सब कुछ देखते हैं। आज की हमारी जो पूरी क्लास है वो पूरी तरह से बेसिक क्लास है, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। आप देखिए, जैसे पहला देखिए सिमिलर सेट, सिमिलर सेट, सिमिलर सेट, सिमिलर सेट को आप इक्वल सेट भी कहते हैं। सिमिलर सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट भी कहते हैं। इक्वल सेट, जैसे एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? ये तो हेडिंग से ही पता चल रहा है। इक्वल का मतलब बराबर, दोनों सेट जो हम सेट लेके दो सेट वो बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे हो गया? जैसे एक सेट में ए ले लेता हूँ तो ए इक्वल टू सेट एलिमेंट ले लेता हूँ A B C और D, ये एलिमेंट ले लिए। दूसरा सेट में ले लेता हूँ B इक्वल टू A B C और D। क्या ये इक्वल है? क्या ये सिमिलर है? क्या ए सेट है, ए के सारे एलिमेंट A B C और D, ये सभी एलिमेंट B के एलिमेंट देखो A B C D, इनको ध्यानपूर्वक देखने से पता चल रहा है कि A B C D A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट के बराबर है। जो A के एलिमेंट है वही B के एलिमेंट है। तो क्या ये सिमिलर है? क्या हाँ, ये सिमिलर है। तो इसको क्या लिखेंगे? A इक्वल टू B, सेट A इक्वल टू सेट B लिखेंगे। इसको लिखेंगे सेट A इक्वल टू सेट B, मतलब ये सेट है वो सिमिलर है, जो A के एलिमेंट है वही B के एलिमेंट है, तो A और B दोनों बराबर है। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख पाऊँगा?
जैसे एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे एक सेट ले लेता हूँ ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल 2 मिनट ये मैं देख के लिख लेता हूँ। एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इज नेचुरल नंबर, ये मैंने लिख लिया। दूसरा सेट में लिख लेता हूँ बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इज रियल नंबर, एक्स इज रियल नंबर लिख लिया, एक्स इज रियल नंबर लिख लिया। अब सी इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक सेट लिख लिया। डी इक्वल टू यहाँ पे 2 लिख लिया। तो क्या ये सिमिलर है क्या ये सिमिलर है क्या? इसको सोल्व करो, नेचुरल नंबर इसको सोल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको मैंने अभी अभी आपको सोल्व करके बताया कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। और इसको भी मैंने अभी सोल्व करके बताया, रियल नंबर का इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर -2 और प्लस का 2 आएगा। और इसका नंबर क्या आएगा? इसको तो सॉल्यूशन करके आप देख सकते हैं, ये -2 है, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और इसका तो डायरेक्ट 2 ही दे रखा है, तो ये 2। तो क्या ये सिमिलर है या नहीं है? ये आप देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये लिख सकते हैं। लेकिन डी बराबर नहीं है। कौन सा? नहीं, बी बराबर नहीं है। यहाँ पे -2 और +2 दोनों आ रहे हैं, तो बी बराबर नहीं है। जबकि ए, सी और बी, ये बी तो बराबर नहीं है, तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी, बी तो बराबर नहीं है, तो ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो ए और सी और बी, डी के मान बराबर है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो ये बराबर आ गया। अब इक्विवेलेंट सेट के बारे में देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो बराबर हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। इस बेसिक की क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि आप इसको नहीं देखोगे ताकि के सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट में जो सेट होता है वो संख्याएं, जो देखो इक्विवेलेंट सेट में वो कैसा है कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन संख्याएं बराबर होनी चाहिए, संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे इक्विवेलेंट सेट का एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज में परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो परिभाषा वगैरह होती है वो हम बीएससी क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या है कि किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वही आपको देखना इंपॉर्टेंट है, वरना फिर हम ये तो क्या है कि कई बच्चों के स्किप हो जाते हैं ये चीज़ें। क्या इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, सिमिलर सेट क्या होता है, ये कई बच्चों को मतलब माइंड में नहीं रहती, इसलिए इसको वापस बताना पड़ रहा है, वरना कल से हम रेगुलर रूप से क्लास को शुरू कर लेंगे। ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है, जो संख्याएं होती है वो बराबर होती है, जो अंक होते हैं वो बराबर होते हैं। अब वो कितने अंक है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एक समुच्चय ले लेता हूँ, ए इक्वल टू ए बी सी डी ले लूँ या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे नहीं, इसमें तो स्मॉल में देखो गिनती की संख्या ले लेता हूँ। ए इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ये 5 तक संख्या ले ली। बी इक्वल टू ले लेता हूँ 6 7 8 9 और 10, ये बी ले। ए एक समुच्चय में एक सेट ले लिया, बी भी एक सेट ले लिया। अब ये क्या इक्विवेलेंट सेट है क्या? ये देखिए, क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हाँ, ये इक्विवेलेंट सेट है। कैसे? क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें 5 संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 संख्या आ रही है, तो इसमें भी 5 संख्या आ रही है, इसमें भी 5 संख्या आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सिमिलर है बी के, ए सिमिलर है बी के, तो ए बी के सिमिलर है, तो ये सिमिलर है तो इक्विवेलेंट भी होगा, सिमिलर है तो इक्विवेलेंट भी होगा। अब यदि मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिख रहा था वो लिख लेता हूँ। यदि मैं सी लिख लेता हूँ यहाँ पे, सी इक्वल टू
सी इक्वल टू ए बी सी डी और ई, क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हाँ, ए बी और सी ये सभी बराबर है, क्योंकि 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वर्ड है, इसमें भी 5 वर्ड है, तो ये क्या हो गया? एक इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए सिमिलर सी भी लिख सकते हैं, ए सिमिलर बी सिमिलर सी भी ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, क्योंकि संख्याएं बराबर है, तो ये एक इक्विवेलेंट सेट है। तो ये इक्विवेलेंट है सेट है, तो ये इक्विवेलेंट मतलब ये सिमिलर सेट है। तो एक बात एक और याद रखना कि जो सिमिलर सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट भी होता है, जो सिमिलर सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे प्रत्येक सिमिलर सेट, जो प्रत्येक सिमिलर सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट, प्रत्येक सिमिलर सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट सिमिलर सेट हो। एक बात को याद रखना कि प्रत्येक सिमिलर सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट भी सिमिलर सेट हो। तो सिमिलर सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट सिमिलर सेट हो ये ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट एक और हेडिंग डाल दीजिए कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट ये क्या होता है? तो इसका हेडिंग डाल दीजिए। एम्प्टी सेट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको फाई या फिर खाली मंझला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इसको फाई या खाली मंझला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। जो एम्प्टी सेट होता है उसे फाई या खाली मंझला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको ऐसे प्रदर्शित मत करना। यदि कई स्टूडेंट क्या ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो ये तो क्या होगा, एक इसमें एलिमेंट आ गया, फाई क्या इसमें एलिमेंट आ गया, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, लेकिन ये एम्प्टी सेट होगा। तो इसको ऐसे एम्प्टी सेट को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये कौन सा सेट है? ये एक सिंगलटन सेट है। ये कौन सा सेट है? तो ये सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है। ये क्या कौन सा सेट हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया। और एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है। जो एम्प्टी सेट को इससे प्रदर्शित करो या फिर इससे प्रदर्शित करो, लेकिन ये तो क्या हो गया? ये सिंगलटन सेट हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या ये एम्प्टी सेट होगा क्या। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स इज रियल नंबर। एक्स इज रियल नंबर, ये लिख लिया। तो क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है वो देखिए। क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या ये दिखने से तो लग रहा है एम्प्टी सेट है या नहीं है, इसको तो ज्ञात करेंगे तो ही पता चलेगा। चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लो, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -4, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस -2 हो जाएगा, और -1 को आयोटा का मान -1 होता है, तो +-2 आयोटा हो गया। तो ये 2 आयोटा हो गया। तो क्या ये कौन सा नंबर मिल गया? ये हमें इमेजिनरी नंबर मिल गया। 2 आयोटा, पीछे आयोटा लग गया, तो आयोटा लग गया, तो ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी। ये कौन सा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर है। 2 आयोटा, ये तो इमेजिनरी नंबर मिल गया, हमें रियल नंबर तो मिला नहीं, लेकिन हमें किसका रियल नंबर चाहिए था, तो ये रियल नंबर नहीं मिला। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू 5, मतलब ये रियल नंबर नहीं मिला, ये तो क्या इमेजिनरी नंबर मिला, तो ए इक्वल टू 5। तो ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। ये कौन सा सेट है? एक एम्प्टी सेट है। तो ये कौन सा? एक एम्प्टी सेट है। ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये क्या हो गया? ये सेट कैसा सेट है? तो एम्प्टी सेट है। सेट कैसा सेट है? तो एम्प्टी सेट है। अब आगे देखिए, आगे अब ये एम्प्टी सेट हो गया। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट
देखो यूनिवर्सल सेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को यू से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें ज़्यादा समझने वाली बात तो है नहीं, यूनिवर्सल सेट को यू से प्रदर्शित करते हैं। अब लिख लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सेट को हम जो ए होता है उसे हम किस में प्रदर्शित करते हैं, ए को ए डैश में प्रदर्शित करते हैं, ए को ए डैश में, या फिर ए डैश को हम ए की पावर सी भी लिख सकते हैं। जो सेट होता है ए उसे हम ए डैश में प्रदर्शित करते हैं, या फिर ए की पावर सी इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब ए डैश का मान कैसे निकालते हैं, तो ए डैश का मान निकालने के लिए ए डैश इक्वल टू क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है यू में से हम ए को माइनस कर लेते हैं, जो सेट होता है उसको माइनस से, ए डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस, जो सेट दिया होता है उसे हम माइनस कर लेते हैं। ए डैश जो ए है वो सेट है, ए डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ए डैश प्राप्त हो जाता है, हमें ए डैश प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यूनिवर्सल का एग्जांपल ले लेता हूँ। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे चलता जा रहा है। अब ए सेट ले लेता हूँ, सेट ए है 1 2 3 4 5, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमें ए डैश ज्ञात करना है, तो ए डैश कैसे ज्ञात करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है यू इक्वल टू ये दे रखा है, ए एक समुच्चय दे रखा है ये दे रखा है, हमें ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम कैसे प्राप्त करेंगे, ए डैश हम प्राप्त करेंगे, मैंने ये सूत्र ये बता रखा है, कुछ आपको सूत्र भी याद करने पड़ेंगे। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, तो यू का मान कौन सा, ये, और ए का मान ये है, तो ए डैश हम निकालेंगे कौन सा, यू में से ए को माइनस करेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। आगे चलने वाली संख्या कौन सी है, आगे चलने वाली संख्या 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, तो ये क्या हो गया, ये ए डैश प्राप्त हो गया, ये क्या प्राप्त हो गया, ये ए डैश प्राप्त हो गया। अब इसको कैसे प्रदर्शित, जैसे एक और देखना, एक्स बिलोंग्स टू ए, जब ए एक्स ए में बिलोंग कर रहा तो एक्स बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, और एक्स जब ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए लिखते हैं। यदि एक्स वो ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश से प्रदर्शित करेंगे। यदि एक्स ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहा है तब कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। यदि एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है तब एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। यदि एक्स ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहा है तब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, अब हम सबसेट के बारे में देखते हैं। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, तो सबसेट क्या होता है, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट में होने चाहिए, ये सबसेट होता है। जैसे ए के एलिमेंट एंड बी के एलिमेंट, जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए, जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए, ये सबसेट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, लेट ए इक्वल टू ए बी और सी, ये ए के एलिमेंट है, और बी के एलिमेंट में लिखता हूँ, बी इक्वल टू लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, हाँ ए के एलिमेंट सभी के सभी बी में है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, इस तरह से प्रदर्शित करूँगा। ए के सारे एलिमेंट ए बी सी, बी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, तो ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट में है, तो इसे मैं ए सबसेट बी इस तरह से प्रदर्शित करूँगा, ए सबसेट बी इस तरह से प्रदर्शित करूँगा। यदि सेट बराबर हो तो, यदि सेट बराबर हो तो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेट
यदि ए और बी दोनों बराबर हो तो हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, यदि ए बराबर बी, यदि ए सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हो, सेट ए का मान और सेट बी के एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी दोनों बराबर हो तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी, दोनों सेट बराबर हो तो मैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज डेट हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। यदि ए और बी दोनों बराबर है तो ए सबसेट बी होगा एंड बी सबसेट ए होगा, ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। यदि दोनों बराबर है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। और एक और देख लीजिए, जैसे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यदि ए सबसेट बी हो है एंड बी सबसेट ए है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए है, तो हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज डेट हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। जब हम इक्वेशन करेंगे तब मैं ये बातें नहीं बताऊंगा, ये बातें आज की क्लास में आप देख लो, जब मैं इक्वेशन करवाऊंगा तब ये नहीं बताऊंगा। यदि ए इक्वल टू बी है तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए इक्वल टू बी है तो ए सबसेट बी होगा एंड बी सबसेट ए होगा, और ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए है तब इसे ए इक्वल टू बी होगा। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी होगा, और ए इक्वल टू बी है तब ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। ये हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको कुछ समीकरण दे दी जाती है, जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कोई सेट हमें प्रूफ करने के लिए बोलता है कि इक्वल प्रूफ सेट है, हमें समुच्चय ए इक्वल टू बी, ये ए इक्वल टू बी कब हो गया, ए इक्वल टू बी, ए और बी बराबर कब हो गए, हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ए सबसेट होगा बी के, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर बी सबसेट होगा ए के, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूंगा। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, ए सबसेट है बी के, बी सबसेट ए के, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू बी है तब हम क्या प्रूव करेंगे, ए सबसेट है बी के, बी सबसेट है ए के, तब हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको एग्जाम में सवाल दे दिया गया, ये आज की क्लास पूरी तरह से बेसिक क्लास है, अब जो बेसिक मैं आज बता रहा हूँ वो मैं आगे की क्लास में नहीं बताऊंगा, ये कंडीशन हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट अप करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू ए बी सी, ये है, दूसरा समुच्चय है बी इक्वल टू ए बी और सी, ये ए और बी है, तो ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमें ये इक्वल प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ए सबसेट है बी के, ए बी के सबसेट है तो इसको एक इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, बी ए के सबसेट है तो इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूंगा। फिर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या कह सकता हूँ, ए इक्वल टू बी, ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। तो ये इस तरह से हम इक्वेशन में, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी होती है तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ये हमें प्रूव करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे एक और बेसिक देखिए, जैसे यदि ए सबसेट है बी के और बी सबसेट है सी के, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा सी के। यदि ए सबसेट है बी के, बी सबसेट है सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा सी के, ए सबसेट होगा सी के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो। जैसे ए सबसेट है बी के, ए सबसेट है बी के, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ए बी के सबसेट है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ए बी के ए और बी दोनों सबसेट है तो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वो बिलोंग कर रहा है ए में और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है बी में, एक्स है वो ए में भी बिलोंग कर रहा है और एक्स है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है। ये हम प्रूव करके फिर लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ए सबसेट होगा वो बी के, ए बी के ए सबसेट है बी के। तो हम कब कह सकते हैं, जब एक्स बिलोंग करे ए में और एक्स बिलोंग करे बी में, इन दोनों को प्रूव करके हम कह सकते हैं कि एक्स सबसेट है बी के, एक्स सबसेट है बी के। अब देखिए कि अब आगे देखते हैं, हम यूनियन के बारे में देख लेते हैं। अब ये सभी हो गया, अब हम यूनियन के बारे में देख लेते हैं।
यूनियन के बारे में देखिए, यूनियन, अब हेडिंग डाल दीजिए यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? जैसे ए और बी दो सेट है, तो ए और बी, ए बी का यूनियन कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट में हो, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट में हो, तब हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, ऐसे कहेंगे। जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तब हम कहेंगे कि ए यूनियन बी। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल से देख लो। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, इस तरह से लिख लिया। बी इक्वल टू लिख लिया कि बी सी डी ई एफ और जी, यहाँ पे ए बी लिख लो। जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट में हो, तब हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। तो क्या ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन करो। क्या ए यूनियन बी है? क्या ए यूनियन बी है क्या? हाँ, हम कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, ये नहीं कह सकते। बात को ध्यानपूर्वक समझना। अब ए के सारे एलिमेंट ए बी सी डी बी के एलिमेंट में है, तब हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, ये ए मत लिखो, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा। तब ए यूनियन बी के रूप में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। अब आप तो ये भी बोल सकते हैं ए यहाँ पे भी है और बी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, ये सी है, ये डी है। तो इसको डबल क्यों नहीं लिखा? यूनियन में हम किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखेंगे, सिंगल बार ही लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। तो इसको ए बी सी डी, और यहाँ पे डी तक तो है, इसे ई एफ जी, तो ये जी तक लिख लिया। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन बी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी है, तो क्या ए यूनियन बी है वो ए का सबसेट है क्या? तो ए सबसेट है ए यूनियन बी का। हम कह सकते हैं कि ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है। तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है ए यूनियन बी। और बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में है। तो हम कह सकते हैं बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो हम कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के। कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को देख लो। कंडीशन क्या है? जैसे ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए यूनियन बी इम्प्लाइज डेट। इसे हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ए यूनियन बी, ए और ए यूनियन बी है, तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे ए सबसेट है ए यूनियन बी के, और एंड बी सबसेट है ए यूनियन बी के। तो इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। जब ये कंडीशन है, कंडीशन को ध्यानपूर्वक समझना। ए यूनियन बी का है, तब ए सबसेट होगा ए यूनियन बी के, एंड बी सबसेट होगा ए यूनियन बी के। अब ये यूनियन की बात तो हो गई। अब देख लो इंटरसेक्शन के बारे में देख लो। अब यूनियन की बात हो गई, अब इंटरसेक्शन के बारे में देख लो। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन जैसे ए और बी कोई दो समुच्चय है, तो इसको इंटरसेक्शन में प्रदर्शित करना है। तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, बी इक्वल टू बी सी डी ई एफ जी, ये इस तरह से ले लिया। अब ये क्या ए इंटरसेक्शन बी है क्या? ए इंटरसेक्शन बी है क्या? अब इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन पार्ट, जो कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में लिखते हैं। जो ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। कॉमन क्या, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बी सी और डी,
यूनियन में हम क्या करते थे, यूनियन में जो सारे के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए थे। अब इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिखा जाता है। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है उसे लिखा जाता है। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, बी सी और डी, ये कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी सी डी, ये लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन सबसेट होगा ए के, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए के, और ए इंटरसेक्शन बी ये भी सबसेट होगा बी के। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए के और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को हमें प्रदर्शित करना, तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए के एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी के। ये हमें प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए के ये प्रूव करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी के ये हम प्रदर्शित करेंगे। अब हम देख लेते हैं जैसे डिसजॉइंट के बारे में देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट के बारे में देखिए। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट को हमें प्रदर्शित करना है। तो जो कोई दो सेट है, ए बी दोनों सेट है, तो ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो ये फाई होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, इस तरह से लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ए इक्वल टू लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी ये लिख लिया। बी इक्वल टू लिख लो, बी इक्वल टू डी ई एफ जी एच। तो क्या ए और बी क्या ये डिसजॉइंट सेट है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है क्या, इसे हमें प्रदर्शित करना है। तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ये हो जाएगा। तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। अब तो मतलब मैंने लगभग सारा कुछ बता दिया। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है उस बात को याद रखना। अब इस कंडीशन को हम आगे के सवालों में डायरेक्ट पुट करेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस कंडीशन को। जैसे ए यूनियन बी है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या निकालेंगे, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालेंगे। यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए के एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी के, ये प्रूव करेंगे। यदि ए इक्वल टू बी, ये कब होगा, जब हम प्रूव करेंगे ए सबसेट ऑफ बी के एंड बी सबसेट ऑफ ए के। तो ये हम प्रूव करेंगे, ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट कंडीशन। ए सबसेट है बी के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या निकालेंगे, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये गलत हो गया, ये लिखेंगे जैसे ए सबसेट है बी के एंड बी सबसेट है सी के। अरे गलत हो रहा है, 2 मिनट। हम इसको लिखेंगे जैसे ए सबसेट है बी के एंड बी सबसेट है सी के, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए सबसेट होगा सी के, ए सबसेट है बी के और बी सबसेट है सी के। तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा सी के, ये कह सकते हैं। ए यूनियन बी, तो हम क्या प्रूव करेंगे, ए सबसेट होगा ए यूनियन बी के और बी सबसेट होगा ए यूनियन बी के। ए इंटरसेक्शन बी हमें प्रूव करना है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए के और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी के। और ए इक्वल टू बी होगा जब ए सबसेट बी के और बी सबसेट ए के। ए सबसेट है बी के और बी सबसेट है सी के, तो हम क्या कह सकते हैं, ए सबसेट होगा सी के। तो ये हमारी आज की बेसिक क्लास थी। कल से हम रेगुलर रूप से ये अलजेब्रा के टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।